चलिए हम लोग आज का पहला सवाल जो है वो है कि कैनोला कैनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्म को निर्देश करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है क्या? पहला, बीजों में तेल की मात्रा अत्यधिक होती है। इनके तेल में असंतृप्त वसा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की प्रचुरता होती है। इसके तेल में शेल्फ आयु लंबी होती है। इनके तेल में इरुविक एसिड बहुत अल्प मात्रा में होती है। तो चलिए हम ध्यान देते हैं। देखिए, कैनोला जो ऑलरेडी तिलहन फसल है, ऑयल सीड मस्टर्ड जो है, उसका एक मेन फीचर यह है, क्या है? उसका मेन फीचर यह है कि इसके तेल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की प्रचुरता होती है। अनसैचुरेटेड फैट का मतलब हो गया कि जो ट्रांस फैट होगा वो 0 होगा, और इसके अंदर जो फाइटोस्टेरॉल होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल को अवशोषण करने की क्षमता जबरदस्त होती है, और ये हेल्थ के लिए जबरदस्त होता है। इस तेल में विटामिन ई और के जबरदस्त होता है, याद रखिएगा। केचुला के बीज में जो तेल होता है उसमें ओमेगा 3 जबरदस्त पाया जाता है। ओमेगा 3 की मात्रा जबरदस्त होती है, और ओमेगा 3 जो होता है हार्ट के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए काफी अच्छा होता है। तो 476 का उत्तर हो जाएगा बी, याद रखना है। 476 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, ध्यान में रखिएगा। अंकित कुमार, आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 477। 477 यह कहता है कि फाइटोट्रॉन एक फैसिलिटी है। फाइटोट्रॉन क्या है? एक सुविधा है। तो इसे क्या होता है? पूछेगा इस सुविधा के अंतर्गत क्या होता है। तो रोग मुक्त परिस्थितियों में पौधा उगाने के लिए यह होता है, पौधे के संकटपन प्रजातियों को संरक्षण के लिए होता है, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए होता है, और म्यूटेशन के मोटिवेशन के लिए होता है। याद रखना है कि फाइटोट्रॉन एक ऐसा फैसिलिटी है जिसके अंतर्गत जो पौधा संकटग्रस्त है और उसे नष्ट होने की संभावना है, उस पौधे को संरक्षण प्रदान किया जाता है। कैसे किया जाएगा? तो जो आर्टिफिशियल लाइट होगा और टेम्परेचर में उसको उगाया जाता है। आर्टिफिशियल लाइट और आर्टिफिशियल टेम्परेचर में उसको उगाया जाएगा, क्योंकि इसका संरक्षण नहीं किया जाएगा तो वो प्रजाति नष्ट हो जाएगा, याद रखना है। तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश, ये सारा सेल्फ कंट्रोल होता है, स्वनियंत्रित होता है, याद रखिएगा। प्रकृति के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, याद रखिएगा। तो वैसे पौधा जो संकटग्रस्त स्थिति से गुजर रहा है,
इसके अस्तित्व को बचाने के लिए इसका संरक्षण किया जाता है और इसका संरक्षण के तरीका को ही फाइटोट्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? फाइटोट्रॉन बोला जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बी। चलिए 478 478 478 कहता है कि दिए गए वक्तव्य पर विचार कीजिए। ए और आर स्टेटमेंट है, उसको बढ़िया से पढ़िए और बताइए कि कौन सही है। ए क्या कहता है? कहता है बलात्कार और हमले के मामले में अपराधियों की पैतृकता एवं पहचान, पैटर्निटी और आइडेंटिटी स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, डीएनए सिंथेसिस के लिए बाल, लार, शुष्क वीर्य जैसे लेस साक्ष्य का पर्याप्त है। बिल्कुल सही बात। देखिए, यदि कहीं रेप होता या कहीं हमला होता है या जबरदस्ती होता है तो अपराधी को खोजने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट किया जाता है और इसका पहचान डीएनए पैटर्न के आधार पर होता है। इस टेक्नोलॉजी का खोज 1985 में जेफ्रेज ने किया था। किसने किया था? जेफ्रेज ने किया था। और हर क्रोमोसोम का अपना विशेष आनुवांशिक गुण होता है और जहां अपराधी कोई भी घटना का अंजाम देता है तो कुछ ना कुछ वो छोड़ देता है। हो सकता है उसका बाल टूटकर गिरा हो, यदि वो रेप किया हो तो हो सकता है उसका सीमेंस कहीं लगा हो, और ऑलरेडी उसके थूकने से, उसके लार से, उसके बाल से जो इवेंट स्पॉट होता है उससे मिलान किया जाता है और उसको आसानी से पकड़ लिया जाता है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति था बिल क्लिंटन और उसकी तथाकथित एक प्रेमिका, उसका नाम था मोनिका लेविंस्की। बिल क्लिंटन राष्ट्रपति था अमेरिका का। एक सामान्य लड़की अफेयर उससे बना लिया, रिलेशन क्रिएट कर लिया और बाद में वो अपने कपड़े को वो रख लिया और बाद में पब्लिक फोरम पर बताता है कि राष्ट्रपति के साथ हमारा संबंध है, जबकि राष्ट्रपति कहता है कि ऐसा कुछ है नहीं। अब इसके लिए जांच बैठ गया। अब जो जांच आयोग बैठा वो बिल्कुल सही पाया, क्योंकि फीमेल सेक्शन का जो कपड़ा था उसमें प्रेसिडेंट का सेमेंस का अंश था और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट से पूरी तरह मिलान हो गया। इस आधार पर बिल क्लिंटन पूरे देश से माफी मांगा कि मैंने झूठ बोला पद पे रहते हुए। याद रखिएगा। तो यही टेक्नोलॉजी के सहारे सही चीज को पकड़ा जाता है। और डीएनए सिंथेसिस के लिए बाल हो गया, लार हो गया, सीमेंस हो गया, इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं का जो वाजाइनल डिस्चार्ज होता है उसका भी डीएनए सिंथेसिस में उपयोग होता है। तो ऑलरेडी ये दोनों सही है और ए का सही व्याख्या आर कर रहा है। एकदम क्लियर है। अगला सवाल,
क्वेश्चन नंबर 479, 479, 479, क्वेश्चन नंबर 479। जैविक समुदाय के अंतर्गत कुछ जातियां बड़ी संख्या में अन्य जातियों के समुदाय में बने रहने की क्षमता को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहता है कि कुछ कुछ ऐसी प्रजातियां रहती है जंगल में, उसके संरक्षण के लिए, उसकी वृद्धि के लिए कोई दूसरे प्रजाति का होना बहुत जरूरी है। जैसे अलास्का क्षेत्र में उदबिलाव का होना जरूरी है। उदबिलाव रहता है तो कई एक जीव जंतु काफी सुरक्षित होते हैं। ये रक्षा करने के लिए जाना जाता है, दूसरों के लिए घर बनाता है, दूसरे जीवों के लिए। तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए 4000 उदबिलाव अमेरिका द्वारा छोड़ा गया था अलास्का में, और वो रिप्रोडक्शन सिस्टम के बाद उसकी जनसंख्या बहुत तेजी से 25,000 हो गया। तो इस जातियों को क्या कहा जाता है? इस जाति को की स्टोन कास्ट बोला जाता है। की स्टोन जाति याद रखना है। मूलाधार जाति वैसी जाति है जिसके रहने से कई एक जातियों की संख्या में वृद्धि होती है। तो 479 का उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, जैविक समुदायों के अंतर्गत कुछ जातियां बड़ी संख्या में अन्य जातियों की समुदाय में, हाँ ये क्लियर हो गया। 480 क्वेश्चन कई एक बार पूछा है बीपीएससी 480। रेशम का कीड़ा सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? कॉमर्शियल फाइबर पैदा करता है। आप जानते हो कि सिल्क कपड़े का जो उत्पादन होता है वो ऑलरेडी रेशम कीट से होता है, और इसमें कई एक फेज होता है। रेशम प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ककून होता है उसको गर्म पानी में डालते हैं और उसके चारों ओर जो जाल होता है वो अलग हो जाता है कीट से, याद रखिएगा, रेशम कीट से। और उसी जाल से हम धागे का निर्माण करते हैं। रेशम का कीट का जो लाइफ साइकिल है वो पहला है ये क्या, अंडा। पहला क्या देती है, अंडा। उसके बाद क्या होता है, लार्वा। क्या होगा उसके बाद, लार्वा। और उसके बाद क्या होगा, प्यूपा। उसके बाद वो पूर्ण कीट होता है। लेकिन जो लार्वा स्टेज के बाद जो प्यूपा स्टेज आता है, इसी समय कोकून का निर्माण होता है और रेशम का आवरण विकसित होता है। इसी समय क्या करता है, इस कोकून को गर्म पानी में उबाला जाता है। कीट मर जाता है, याद रखिएगा, उसके चारों ओर जो रेशम का जाल है वो रह जाता है, सोच लीजिए। और उसी से ऑलरेडी रेशम कपड़ों का निर्माण किया जाता है। देखिएगा पूजा पाठ में रेशम के कपड़ों का इस्तेमाल कम होता है। कारण कि ये हिंसा के बाद ये पैदा हुआ है, याद रखिएगा। कई एक कीट को मारने से ये रेशम का धागा पैदा हुआ है। कई एक जान लेने से ये रेशम धागा का निर्माण हुआ है।
तो जिस तरह पूजा पाठ में चीनी के जगह पर गुड़ का इस्तेमाल होता है क्योंकि चीनी बनाने का प्रोसेस थोड़ा अलग है, उसी तरह से रेशम बनाने का भी प्रोसेस थोड़ा अलग है। और सर भावनात्मक रक्षाबंधन में तो यही धागा बना जाता ना। चोट पहुंचता है, याद सर रखिए। रक्षाबंधन में। रक्षाबंधन में और जूते को सीने में रेशम इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि रेशम मजबूत होता है, और मजबूती होने के कारण एक संकेत है कि भाई बहन का जो रिश्ता हो मजबूत हो। तो उसका प्रतीक अलग है, उसका सिंबल अलग है, याद रखिएगा। लेकिन आध्यात्मिक लोग जो अहिंसा के पुजारी हैं वो रेशम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, वो कॉटन का इस्तेमाल करते हैं। चलो नेक्स्ट। ऑलरेडी जो आध्यात्मिक हो गए वो, आधुनिक बाबा नहीं, आधुनिक बाबा कुछ इस्तेमाल कर सकता है, याद रखिएगा। चलो, तो इस प्रकार से ऑलरेडी हमारा इसका जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा हमारा प्यूपा। प्यूपा स्टेज में ही हम इसको गर्म पानी में डाल देते हैं, कीट का डेवलपमेंट होने ही नहीं देते हैं। उसके पहले ही उसको मारकर उसके ऊपर जो आवरण है उसको हम निकाल के, उसको धागा निकाल के उसको वस्त्र बना देते हैं। इस प्रकार से रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। अब बिहार में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन तुम्हारा पूर्णिया में होगा, याद रखिएगा। और रेशम का जो धागा सर्वाधिक होता है, वस्त्र जो निर्माण होता है, वो भागलपुर, याद रखेंगे। इसलिए सिल्क सिटी ऑफ बिहार बोला जाता है। किसको? भागलपुर को। पूर्णिया में ईरी टाइप का रेशम का निर्माण जबरदस्त होता है, याद रखिएगा। पूछेगा ईरी किस्म का रेशम कहां, तो पूर्णिया। और पूछेगा भागलपुर में कैसा रेशम, तो तसर रेशम, याद रखेंगे। तसर, तसर किस्म का रेशम भागलपुर में ऑलरेडी पाया जाता है, याद रखिएगा। चलो, तो बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार उत्तर हो गया आपका सी। अगला क्वेश्चन 481। 481 कहता है कि दो टेबल है, हार्मोन और उसके फंक्शन उसको बताया जाए। पहला क्या है? एड्रेनलिन। पहला क्या है? एड्रेनलिन, याद रखेंगे। एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या करता है? ये किडनी के ऊपर रहता है, याद रखना है। और इसके द्वारा जो हार्मोन रिलीज होता है उसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो। मान लिया कि ये हार्मोन का सेक्रेशन हमारे ऊपर ज्यादा है तो क्या करेंगे? आपको तो पहले मारेंगे क्योंकि गुस्सा आएगा, और उसके बाद भय भी होगा, हम भाग जाएंगे। तो मारो और भागो, इसी को बोला जाता है एड्रेनलिन ग्लैंड्स, याद रखेंगे। तो पहला का उत्तर क्या हो जाएगा? क्रोध, भय, खतरा। तो ए का उत्तर हो जाएगा 1। एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है सर। क्या सर? बोलो। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है ये शायद। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात है। ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, याद रखिएगा। और इसके लिए हमारा एड्रेनलिन ग्लैंड से निकला हुआ हार्मोन एड्रेनलिन जिम्मेदार है, याद रखेंगे, जो अचानक बीपी को बढ़ा देता है। जिसका बीपी हाई होगा उसको गुस्सा खूब आएगा। जीवन से संबंधित है, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो ए का उत्तर हो जाएगा 1। एस्ट्रोजेन क्या है? एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है ये ऑलरेडी महिलाओं के
ओवम से रिलीज होता है, अंडाशय से रिलीज होता है, याद रखिएगा। और इसका क्या काम है? जब ये एक्टिव होता है तो महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा, सेक्स हार्मोन का डेवलपमेंट होता है, उसके विभिन्न प्रकार के लक्षण में डेवलपमेंट होता है। तो ये हार्मोन जो है हमारा फीमेल हार्मोन है, याद रखिएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी का 3। नेक्स्ट, सी इंसुलिन। हमने बताया था आपको कि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पैनक्रियाज के बीटा सेल के लैंगरहैंस ऑफ आइसलैंड के बीटा सेल से निकलता है। और ये निकलेगा तो क्या करेगा? भोजन में ग्लूकोज का पाचन करता है। और यदि इंसुलिन कम निकलेगा तो क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, शुगर की मात्रा बढ़ेगी, चिनिया बीमारी हो जाएगा, इसी को मधुमेह बोलेंगे। तो ये कब होता है? इंसुलिन के अभाव के कारण। इसलिए इसका बीमारी जो होता है जिसको, वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है और विभिन्न प्रकार का दवा का सहारा लेता है ताकि इंसुलिन हमारा बैलेंस रहे। या गर्भधारण के समय जो महिला प्रेगनेंसी पीरियड में है उसका इंसुलिन ऐसे भी कम होता है, और कम होगा तो बच्चों पर उसका दुष्प्रभाव होता है। इसलिए इंसुलिन को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर सारिका राय, बड़ा फेमस डॉक्टर है पटना का, वो देखिएगा हर प्रेग्नेंट वीमेन को इंसुलिन इंजेक्शन दे देती है 9 महीना लगातार। 9 महीना इंजेक्शन दिलवाती है वो लेडी डॉक्टर। इसका क्या फायदा है भगवान जाने, लेकिन ऑलरेडी वो सालों भर दिलवा देती है। अब महिलाएं लोग बाल सुख के लिए अपने दर्द को भी वो सहन कर लेती है, इसका विरोध भी नहीं करती है, क्योंकि वो ऐसा बता देता है कि बच्चों पर इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो इस प्रकार से इंसुलिन कहां से? तो अग्नाशय से। और इसका संबंध किससे? ग्लूकोज से। ग्लूकोज का पाचन करेगा। उत्तर हो जाएगा सी का 4। ये फेरोमोन क्या है? ये फेरोमोन्स हार्मोन वैसा है जिसके कारण एक कीट दूसरे कीट के पीछे चलता है, याद रखिएगा। और इसी हार्मोन के सहारे चींटी अपना कीट अपना भोजन तलाश लेता है। यह हार्मोन उत्तेजित भी करता है और ऑलरेडी भोजन भी उपलब्ध कराता है और सेक्स रिलेशन में भी मदद करता है। तो गंध के बोझ से साथी को आकर्षित करता है। ये अपोजिट जो साथी है उसको आकर्षित करता है अपने गंध के माध्यम से, और उसका जनरेशन डेवलप होता है। तो फेरोमोन का संबंध क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो अगला सवाल कहता है कलाई खंज क्या है? अधिक मात्रा में होता है, क्या होता है? कलाई खंज अधिक मात्रा में होता है, कब होता है? तो कलाई खंज का मतलब क्या हो गया? लकवा। कलाई खंज क्या होता है? लकवा बीमारी होता है, याद रखिएगा। जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी? लकवा को पैरालिसिस। पैरालिसिस। पैरालिसिस बोलेंगे, याद रखेंगे। तो इसमें क्या होता है? मांसपेशी विकलांग हो जाता है, मांसपेशी कमजोर हो जाता है, फलस्वरूप विकलांगता हो जाती है। हाथ डोलते रहेगा, हाथ में ताकत नहीं रहेगा, पैर डोलते रहेगा, पैर से आप नहीं चलेंगे। इसको पैरालिसिस बोला जाता है। इसमें क्या होता है? कोलेजन का नुकसान हो जाता है। हड्डी में जो कोलेजन होता है, ग्रीसिंग, उसका नुकसान हो जाता है। हड्डी विकृत हो जाता है, उसकी आकृति विकृति में बदल जाती है। और गांव घर में क्या कहावत है
सब लोग आप लोग जानते हैं खेसारी का दाल नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उससे क्या होता है, बोलिए कौन बताएगा? खेसारी का दाल क्यों नहीं खाना चाहिए? सर हम लोग क्या बोलते हैं, लंगड़ी होता है। देखिए, आप ही से हम अपेक्षा कर रहे थे कि आप जरूर बताइएगा। लंगड़ी होता है इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका हड्डी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। लेकिन ये कहावत, हाँ, लेकिन ये कहावत है, इसका डॉक्टर 2016 में खंडन कर दिया। और इसी कहावत के आधार पर भारत सरकार 1961 में खेसारी के दाल पर पूरी तरह बैन लगाई थी कि ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन वही सरकार 2016 में इसके बैन को खत्म कर दिया। बोला ये दंत कथा है, ऐसा नहीं कि इससे ऑलरेडी लंगड़ी होता है। तो याद रखिएगा, झिल्ली हम लोग खाते हैं जो मिठाई खेसारी के दाल से बनता है, क्या टेस्ट रहता है, लेकिन कहता है झिल्ली ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें खेसारी का अंश है। तो अब क्या कर दिया, 2016 में इसके बैन को खत्म कर दिया है। तो कलाई खंड मतलब लकवा, और ये खेसारी दाल से, जिसको केसरी लिखा है वो खेसारी है, याद रखिएगा, उसको खेसारी दाल कर दीजिए, इससे संबंधित है। चलो, तो इस प्रकार से 482 का उत्तर हो जाएगा ए, क्लियर हो गया। चलो 483, 483 कहता है, क्या कहता है? 483 कहता है हमारा क्वेश्चन, 483 कहता है क्या? 483 कहता है कि किस एक के लिए कोशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है, कैपिलरी एकमात्र कारण नहीं है। कोशिकात्व क्या है? एक प्रकार से अदृश्य बल है। आप देखिएगा कि दिया में आप बाती डालते हैं तो धीरे धीरे ऊपर की ओर तेल जाता है और जलता है और खत्म हो जाता है। अर्थात ये कैपिलरिटी जो है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है, कोई भी चीज नीचे आता है और ये तेल ऊपर जा रहा है। तो इस प्रकार से ऑलरेडी और संजक बल और संसर्जक बल के कारण ऐसा होता है, एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स के कारण। उसी में कह रहा कि सब इसका कारण है, लेकिन एक कारण नहीं है, वो कौन है? पहला, स्याही का सोखना, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। दूसरा, भूमिगत जल का ऊपर होना, याद रखिएगा, भूमिगत जल ऊपर होगा तभी बताइए, जल स्तर में बढ़ोतरी गंगा जी में हो गया तो वाटर लेवल ऐसे ही हमारा ऊपर हो जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी कोशिकात्व एकमात्र थोड़ी को कारण है, इसमें तो जल का लेवल ऊपर बढ़ जाएगा तो हमारा ऊपर से जल चला जाएगा, तो भी नहीं होगा, याद रखिएगा। सूती कपड़े पर जल का बूंद का फैलना, ये बिल्कुल सही है। पौधे की जड़ों से जल का एक पर्ण से दूसरे पर्ण की ओर जाना, ये भी सही है। लेकिन बी जो है, भूमिगत जल का बढ़ना एकमात्र कारण कोशिका तो नहीं, बल्कि पानी का लेवल बढ़ने से भी हमारा जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो इंक्रीज करता है। देखिएगा, सूखा में हैंड पंप सब चला रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, लेकिन वही बरसात में आप देखिएगा हर पंप में पानी आ गया, कारण कि उस समय भूमिगत जल स्तर ऊपर आ जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 484, 484 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक फंगस और उच्चतर पादप की जड़ों के बीच उपयोगी का सहचारी संबंध है, यानी सहजीविक संबंध है। तो सिम्बायोटिक रिलेशन है, अर्थात पारस्परिक लाभ देता है। आंतरिक संबंध इस आधार पर होता है कि दोनों परस्पर एक दूसरे को लाभ प्रदान करें, शोषण नहीं करे। तो ऑलरेडी ये सारा किस में होता है? अलगी में होता है, और अलगी क्या है? बायो फर्टिलाइजर है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अलगी और फंगस में होता है, दोनों एक दूसरे की आवश्यकता को पूर्ति करता है।
और दोनों मिलता है तो क्या बन जाता है? लाइकेन, याद रखिएगा। तो बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक की संज्ञा दी जाती है। धान की खेती में इसका जबरदस्त इस्तेमाल होता है। अल्फा अल्फा, एजोला, ये सारे जैव उर्वरक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 484 का ए। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग सेक्स लिंकेज जेनेटिक डिजीज है? तो कौन है? तो ये रॉयल होम्योफिलिया है। रॉयल होम्योफिलिया क्या होता है? एक ऐसी बीमारी जिसमें यदि आपका हाथ में कहीं कट का निशान आ गया तो वहां ब्लड रुकेगा नहीं, वहां ब्लड ऐसे तो आप दबाते हैं तो बंद हो जाता है। लेकिन यदि हीमोफीलिया बीमारी से आप ग्रस्त हैं तो ब्लड यदि कहीं कट गया तो ब्लड रुकने का नाम नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि थक्का बनाने वाला प्रोटीन जो प्रोथ्रोम्बिन है उसका अभाव हो जाता है। उसमें विटामिन के की कमी जबरदस्त रहती है। इसका वाहक कौन होता है? तो ऑलरेडी वाहक जो होती है वो फीमेल होती है, याद रखिएगा। सफरर कौन होगा? मेल होगा, याद रखना है। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है प्रोटीन उसमें डेवलप नहीं होता और इस कारण से यदि ये बीमारी हो गया चार सौ छियासी का उत्तर हो जाएगा ए, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल 487। 487 कहता है मिलाइए। एगो रसायन है, मतलब एक दवा है और उसका यूज है। क्या यूज है बताइए आप? एट्रोपिन, इथर, नाइट्रोग्लिसरीन और पायरेथ्रियन। तो जो पहले आता है उसको मिला लीजिए। पायरेथ्रियन क्या है? पायरेथ्रियन एक ऐसी दवा है जहां पर मच्छर को कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग लाया जाता है। जो अगरबत्ती बनाया जा रहा है मच्छर मारने वाला, उसमें इसका भरपूर इस्तेमाल होता है। नाइट्रोग्लिसरीन ये क्या है? तो ये दवा है। इसका उपयोग कहाँ है? तो हार्ट डिजीज में है। दूसरा ईथर। ईथर क्या करते हैं? लोगों को बेहोश करने के लिए यूज करते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पहला। और एट्रोपिन क्या है? एट्रोपिन जो है वो ऑलरेडी कभी आपको सफोकेशन फील हो रहा हो तो उसमें क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ होती है। श्वसन तंत्र क्या होता है? संक्रमित होता है। तो उसको फ्री करने के लिए आप देखिएगा डॉक्टर के द्वारा एक क्या नाक जाम रहता है तो उसमें क्या दिया जाता है? एट्रोपिन ड्रॉप। सर्दी के लिए एक तरफ दवा खाइए और दूसरा तरफ बूंद डाल दीजिए, तो 2 बूंद बहुत फायदा करता है एट्रोपिन, याद रखेंगे। जो साइनस वगैरह का जो प्रॉब्लम होता है वो ऑलरेडी इसका इस्तेमाल करता है। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा? तारा विस्फारण। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मिला लीजिए। चलो, डी का 4 और सी का 2 और बी का 1, उत्तर हो जाएगा डी। उत्तर हो जाएगा आपका डी, याद रखिएगा। 488 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 488 कहता है पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी होता है, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। जाइए आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास। यदि कोई पेट से परेशान होगा तो कहाँ जाता है?
पेट के डॉक्टर के पास, उसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बोलते हैं। बोरी रोड का मनोज कुमार बड़ा फेमस डॉक्टर है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। उसके अलावा और भी है पटना में, नो प्रॉब्लम। तो ये क्या करता है? यदि आपको पेट में प्रॉब्लम है, इसका मतलब कहीं ना हो सकता है आंत से संबंधित प्रॉब्लम हो, इंटेस्टाइन से प्रॉब्लम हो सकता है अल्सर हो गया हो, सिरोसिस हो गया हो। तो कैसे पता चलेगा? इसी को पता चलाने के लिए ऑलरेडी तरीका है। एक है इंडोस्कोपिक और दूसरा है कोलोनोस्कोपिक, याद रखिएगा। एक इंडोस्कोपिक और दूसरा कोलोनोस्कोपिक। इंडोस्कोपी से क्या करते हैं? तो एक ऐसा पेटस होता है जो मुंह के सहारे तार जैसा अंदर जाता है और ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी आपका इंफेक्शन होगा वो सारा का पिक्चर खींच लेता है और डॉक्टर आपको बता देगा कि इस पार्ट में ऑलरेडी ड्यूडेनम पार्ट में, इलियम पार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो इसके लिए इंडोस्कोपी होता है। क्या होता है? इंडोस्कोपी। अब पूरी तरह ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सतह के आधार पर काम करता है, टोटल लाइट रिफ्लेक्शन, और इस आधार पर टोटल अंदर का पिक्चर सीधे वो बाहर कैमरा में दिखाता है, बाहर टीवी स्क्रीन पर दिखाएगा, मॉनिटर पे दिखाएगा कंप्यूटर के कि इस अंग में आपका ये प्रॉब्लम है। तो किस आधार पर यह काम करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन घटना के आधार पर काम करता है। याद रखना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए। ध्यान में रखेंगे। चलो अगला सवाल 489। एक तरफ फल है, दूसरी तरफ बीज है। तो फल क्या है? बीज भी है, काष्ठ भी है, मंड भी है। तो फ्रूट का डेवलपमेंट कहां से होगा? तो ओवरी अंडाशय से होगा। बीज का डेवलपमेंट कहां से होगा? तो बीजांड से होगा। और बीजांड ही पेड़ पौधों में निषेचन स्थल होता है, याद रखिएगा। चलो, और काष्ठ उड मतलब स्टेम, तना, और स्टार्च क्या हो गया? पत्ती हो गया, कार्ब्स हो गया। उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्योर बॉटनी का क्वेश्चन है। चलो अगला सवाल 490। ध्यान से सुनिएगा, ये भी क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। क्वेश्चन है कि मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही, एकदम रहा, क्योंकि इसके फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। याद रखेंगे। तो ऑलरेडी यहां पर एक पक्षी हुआ करता था और उसका नाम था डोडो। वो क्या करता था? पक्षी का जो वो पेड़ पौधा का जो बीज खाता था, जैसा खाता था वैसा ही वो निकाल लेता था पेट से बाहर दोबारा। और जहां जहां वो निकालता था उत्सर्जन क्रिया के माध्यम से, वहां वहां एक नया पेड़ बन जाता था। लेकिन क्या हुआ? ये सारा पक्षी गायब हो गया। गायब हो गया था, पेड़ पौधा भी अब नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये है। तो ऑलरेडी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डोडो। डोडो, याद रखिएगा। अगला सवाल 491। अन्य वस्तुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये मल्टी एसिडिक होता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है? इसमें ऑलरेडी ओमेगा 3 होता है, इसलिए लोग ज्यादा पसंद करते हैं।
चलिए, तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मल्टी एसिडिक और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 492। 492 कहता है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है, बिल्कुल है। सेक्स लिंक डिजीज है, बिल्कुल है। इस रोग में क्या होता है, जो ब्लड बह रहा है, खून बह रहा है, तो वो जल्दी से जमेगा नहीं, क्लोट नहीं करेगा। याद रखिएगा। और इस कारण से थक्का नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो आवश्यक प्रोटीन है उसमें कमी हो जाती है हीमोफीलिया में। तो 492 का उत्तर जो हो जाएगा वो ऑलरेडी डी हो जाएगा, रक्त का अस्कंदन ना होना, नॉन क्लॉटिंग। जमने न करेगा, खून बहते रहेगा। चलिए, तो ये क्लियर हो गया हमारा 492। 493 आइए। 493 का था सूची 1 से 2 से मिलाइए। पहला म्यूटेशन, दूसरा इवोल्यूशन, तीसरा वन जीन वन एंजाइम, चौथा ओपेरॉन कंसेप्ट। तो म्यूटेशन क्या है? डॉक्टर ब्राइज ने इसको दिया था 1901 में। इसमें क्या है? नई प्रजाति का विकास करना। ये क्या हो गया हमारा? ये जो हो गया वो उत्परिवर्तन हो गया। विकास का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। क्या बोला? जो अधिक अनुकूल रहेगा समय के साथ वो अधिक प्रजनन करेगा, वो अधिक सरवाइव करेगा। इसलिए अपनी अनुकूलता को बढ़ाइए, प्रतिकूलता को कम कीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट। तो इस प्रकार से ये क्लियर हो गया आपका उत्परिवर्तन। विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया। वन जीन वन एंजाइम का जो कंसेप्ट है बीटा लैक्टेटम ने दिया है। इसमें क्या कहता है कि जो बॉडी में एंजाइम डेवलप हो रहा है उसके लिए जीन जिम्मेदार है। तो क्लियर है, सी का उत्तर हो जाएगा ए। और डी का विकास का सिद्धांत ऑलरेडी जैकब और सोनो ने दिया था। कब? 1961 में। इवोल्यूशन का थ्योरी याद रखिएगा। ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज, नेक्स्ट पॉइंट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 493 का भी। 494 अंगटा तय उपभोग से होता है। कहिएगा नहीं समझे। अंगड़ा तय क्या होता है? एर्गोटिज्म होता है। क्या होता है? एर्गोटिज्म होगा, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है? एर्गोटिज्म में होता है कि जो भी फसल का दाना होता है वो काला हो जाता है। क्योंकि प्रदूषित जल का वो शिकार है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संदूषित अन्न, पॉल्यूटेड ग्रेन्स। 495 कहता है
क्या कहता है? 495 कहता है उद्योगों में निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया फंगस, बैक्टीरिया एल्गी और माइक्रोबैक्टीरिया, एल्गी और फंगस। और तीनों का इस्तेमाल भरपूर होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो ये क्लियर हमारा है। 496 जो है, मानव किडनी स्टोन में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कल हमने बताया कैल्शियम ऑक्जेलेट। और वो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, याद रखिएगा। इसमें कैल्शियम लेवल कंट्रोल नहीं होता है। इसका उपाय क्या है? सोडियम को कम करे और नींबू का भरपूर इस्तेमाल करें, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट इसका उत्तर हो जाएगा। 497 बेला सांग में एसूरी में एक रंजित डायनोफ्लेजेंट अतिशय वृद्धि वाले सूक्ष्म पुष्पपुंज एसूरी में एक रंजित डायनो फ्लैजेलेट अतिशय वृद्धि से पुष्पपुंज उत्पन्न होते हैं। तो ये कब होता है? ये रेड टाइड में होता है, लाल ज्वार में होता है। इसमें जल का रंग भी लाल हो जाता है और इससे टॉक्सिन भी उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। तो सूर्य में के निकट इस तरह का पुष्पपुंज देखा जाता है। वो क्या होता है? वो लाल ज्वार के निकट। उत्तर हो जाएगा रेड टाइड। सर हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। इसमें 497 जो भी बता। हाँ, ये कह रहा है कि जब एस्चुरी क्या घटना है? एक होता है डेल्टा, दूसरा होता है एस्चुरी। यानी जहां नदियां डायरेक्ट समुद्र में गिरती है और वहां पर डायनोफ्लेजेंट के अतिशय वृद्धि। डायनोफ्लेजेंट क्या है? डायनोफ्लेजेंट जो होता है वो ऑलरेडी पेड़ पौधा का एक किस्म है और उसी में जो पुष्पपुंज और जो गुच्छा होता है उसका वृद्धि। पुष्पपुंज मतलब क्या? पुष्पपुंज का मतलब ऑलरेडी फ्लावर का गुच्छा, ठीक है ना? कई एक फूल का गुच्छा कर रहा, उसमें वृद्धि है, तो इस वृद्धि को क्या बोलते हैं? रेड टाइड, लाल ज्वार। क्यों? क्योंकि इस फूल का जो कलर होता है पूरी तरह लाल होता है और इस कारण से आसपास वहां पर इस फूल के कारण जो पानी होता है वो भी लाल हो जाता है, तो उसी को लाल ज्वार बोला जाता है, याद रखिए। ये एस्चुरी के निकट घटना घटती है जब कोई नदी प्रत्यक्ष रूप से समुद्र में मिले बगैर फैले, उसको हम एस्चुरी बोलते हैं, और जो नदियां समुद्र में मिलने के पहले फैल जाए उसको डेल्टा बोला जाता है। तो एस्चुरी के निकट ये घटना घटती है। उत्तर हो जाएगा ए। मतलब भारत में जितने एस्चुरी है वहां पे ये सारा घटना होता है? एकदम मतलब ऐसा हाँ हाँ, लाल इस तरह का पौधा और फूल पाया जाएगा। ये पश्चिमी साइड में पाया जाएगा। पूछेगा लाल ज्वार की घटना कहाँ देखने को मिलती है, तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में। चलो 498 ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल के ऊर्जा निर्मुक्त होने के पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है
इसी को वायवीय श्वसन बोला जाता है। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा। इससे क्या होता है, ऊर्जा अधिक मिलती है। और ये सारा काम कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए उसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। तो ये वायवीय श्वसन होता है, याद रखेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। और एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म में होता है। याद रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस भी इसी प्रोसेस को बोला जाता है। और हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस जो है उसमें जल का शुद्धिकरण किया जाता है विशेष विधि के माध्यम से। समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाया जाता है हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से, जिसको जल अपघटन बोला जाता है। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ए, याद रखिएगा। इसका 498 का। नेक्स्ट 499, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में बताइए। क्या स्टार्च और सेलुलोज क्या है? तो स्टार्च और सेलुलोज कहां से प्राप्त होगा? प्लांट से प्राप्त होगा। और दोनों जो ग्लूकोज का अणु होता है उसके पॉलीमर से बने होते हैं। स्टार्च आयोडीन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? नीला रंग प्रदान करेगा, याद रखिएगा। जबकि सेलुलोज ऐसा नहीं करता है। स्टार्च हमारा संचित रूप में भोजन के रूप में संचित होता है, जबकि सेलुलोज कहां होता है? सेल वॉल में उपस्थित होता है। स्टार्च लंबा होगा, सेलुलोज क्या होगा? सीधा होगा। स्टार्च पानी में घुलनशील है, लेकिन सेलुलोज पानी में अघुलनशील है। स्टार्च सुपाच्य होता है, लेकिन सेलुलोज का पाचन मुश्किल हो जाता है। याद रखिएगा। तो इस प्रकार से खाद्य पदार्थों में जो स्टार्च होती है उसका पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। और कल आपने पढ़ा था टाइलिन नामक जो हमारा एंजाइम है पाचन शुरू कर देता है। तो खाद्य जो भी पदार्थ है उसमें जो ऊर्जा संग्रह होती है वो क्या होता है? स्टार्च होता है। कपास हो गया, बांस हो गया, ये सब क्या है? सेल्यूलोज है। पेट में चला गया तो आसानी से पचेगा नहीं। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑलरेडी दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, बिल्कुल सही बात है। दोनों पॉलीमर है, बिल्कुल सही बात है। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करता है, नहीं। स्टार्च आयोडीन के साथ रंग प्रदान करेगा, ब्लू प्रदान करेगा, लेकिन सेलुलोज प्रदान नहीं करेगा। तो ये गलत हो गया। दोनों में ग्लूकोज मॉलिक्यूल निर्मित है, बिल्कुल सही बात है। तो 499 का उत्तर हमारा हो जाएगा सी, याद रखिएगा। 499 का उत्तर हमारा क्या हो गया? सी, इसे ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार इसी के साथ आज की सभा समाप्त होती है। और बढ़िया से तैयारी करेंगे। 400 से लेकर आज 500 क्वेश्चन पूरा हो गया। लगभग
100 गुना 10 कर लीजिए, 1000 फैक्ट आ चुका है अभी तक, यानी 1000 क्वेश्चन बन गए हैं इससे। और ये आपके सर एग्जाम के 500 वाला लिए, क्वेश्चन बताइए ना। आपके एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी है। हाँ, क्या कर रहे हैं आनंद? 500 वाला क्वेश्चन बताइए ना सर। 500 कहाँ है? 500, अच्छा 500 छूटा हुआ है, चलिए 500 लास्ट क्वेश्चन। कहता है कि डी राजा रमन्ना, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, प्रोफेसर यू आर रॉ और मेघनाथ साहा, वनस्पति रसायन शास्त्र, नाभिकीय भौतिकी, उष्मागति, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान, मैंने कहा कि कौन सा वैज्ञानिक किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो डॉक्टर राजा रमन्ना जो है 1925 में जन्म हुआ, 2004 में मौत हो गया इनका। ये जाने माने न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो एक का क्या हो जाएगा? 2। न्यूक्लियर रिएक्टर के दिशा में इनका जबरदस्त रोल है। दूसरा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ये जाने माने कृषि वैज्ञानिक रह चुके हैं और ये फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन है, याद रखिएगा। तो 2 का 5 हो जाएगा, बी का 5 हो जाएगा। प्रोफेसर यू आर रॉ, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के बारे में और जान लीजिए आप कि 1925 में जन्म हुआ, मात्र 2 साल पहले मौत हुआ है 2023 में, याद रखिएगा। और इन्हीं के बदौलत भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और आज हम खाद आयातक नहीं बल्कि निर्यातक हैं। प्रोफेसर यू आर रॉ, ये स्पेस रिसर्च में इनका योगदान जबरदस्त रहा है। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है, याद रखिएगा। और मेघनाथ साहा, मेघनाथ साहा 1893 में जन्म लिया, 1956 में बेचारे चले गए। थर्मोडायनामिक्स और एस्ट्रोनॉमी के सेक्टर में जबरदस्त काम किया है। तो मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा, बी का 5 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा सी। उत्तर क्या हो जाएगा? सी, याद रखिएगा। तो इसी के साथ आज की सभा समाप्त होती है। संडे को टेस्ट होगा इसका, अच्छे से आप लोग इसका डिस्कशन पढ़ लीजिए। टेस्ट प्योर एनसीईआरटी कंटेंट से लिया जा रहा है। टेस्ट देते देते समझिए कि आप बायोलॉजी फिर आप रिपीट कर लिए, तो टेस्ट से मत भागिएगा। टेस्ट ही बताता है कि आप कितना मजबूत है और आपकी तैयारी कैसी है। तो कल इसका डिस्कशन होगा और संडे को टेस्ट होगा। कल 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 सैटरडे ना है जी? हाँ सर। हाँ, तो कल कल करें। करंट अफेयर। हाँ, तो कल करेंट अफेयर, जुलाई का करेंट अफेयर का डिस्कशन हम करेंगे। जुलाई करेंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे कल, और इसका टेस्ट हम परसों संडे को लेंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद, लेट इट बी नाउ। थैंक यू सर।